गया ठोस अवस्था में ठोसों में जो रिक्तियां हैं, अंतराकाश रिक्तियां या अंतराकाश छिद्र, उसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि क्रिस्टल जो ठोस है वो निविड़ संकुलित होते हैं, यानी अवयव कण बहुत ही पास पास व्यवस्थित होते हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ जगहों पर रिक्त स्थान पाया जाता है। जब अवयव कण अरेंज होते हैं तो बीच वाली जगह खाली रह जाती है, जैसे इस तरह से व्यवस्थित है तो बीच वाली जगह इनके खाली रह जाती है, और इनको अंतराकाश रिक्तियां या अंतराकाश छिद्र कहते हैं। ये दो प्रकार की थी, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। चतुष्फलकीय जो थी वो 4 अवयव कणों से या 4 गोलों से, और अष्टफलकीय 6 अवयव कणों से 6 गोलों से मिलकर बनी होती है। आज हम आगे अपना नया टॉपिक पढ़ते हैं, संकुलन क्षमता। ये संकुलन क्षमता क्या है? तो किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयव कणों ने कितना स्थान उसमें घेर रखा है। किसी क्रिस्टलीय ठोस में अवयव कणों के द्वारा घेरा गया स्थान ही उस क्रिस्टल की संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता कहलाती है। ठीक है, इसकी परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि क्रिस्टल जालक में क्रिस्टल जालक का वह प्रतिशत भाग जो अवयव कणों से घिरा हो, जो अवयव कणों से घिरा हो, यानी क्रिस्टल में से जितने प्रतिशत भाग अवयव कणों से घिरा है वह प्रतिशत मान ही संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता कहलाती है। अब इसका मान अलग अलग प्रकार की घनीय संरचनाओं में अलग अलग प्रकार से होता है। हम सबसे पहले इसमें फलक केंद्रित की बात कर लेते हैं। फलक केंद्रित जो घनीय संरचना है उसको FCC भी कहते हैं। ठीक है, तो FCC या HCC, ये जो फलक केंद्रित जो घनीय संरचना है, इस फलक केंद्रित घनीय संरचना में क्या होता है? फलक केंद्रित एकक कोशिका होगी, और वो क्या होती है? ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयव कण कोनों के अतिरिक्त फलक के केंद्र में भी होते हैं। फलक केंद्रित में क्या होता है? अवयव कण कोनों के अतिरिक्त फलक के केंद्र में भी होते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं, जैसे कि ये क्या है? कोनों का अवयव कण है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? अवयव कण इस तरह से व्यवस्थित है कि वह बीच वाले जो केंद्र पर स्थित है, फलक पर जो स्थित है, उससे भी वो जुड़े हुए रहते हैं। तो उसको हम ऐसे शो कर सकते हैं। यानी ये जो एक फलक है, ये जो एक किनारा है, कोई सा ले लो, अपन इसको लिए, इसमें ये तो वो है जो कहाँ है? कोने पर। ये वाला भी कहाँ है? कोने पर। और ये बीच वाला कहाँ? ये बीच वाला है फलक के केंद्र पर। कहाँ है? फलक के केंद्र पर। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये इनके केंद्र बिंदुओं को जोड़ने वाली एक रेखा होगी। अब ये क्या है? एक घन है। माना हमने कि ये जो घन है, इस घन की भुजा बराबर है a, और ये गोले हैं, वृत्त के आकार के हैं, तो गोले की त्रिज्या बराबर r। ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? फलक केंद्रित। फलक केंद्रित क्या है? कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र में भी अवयव कण। तो हमने प्रत्येक एकक कोशिका के लिए अवयव कणों की संख्या ज्ञात की थी। तो हमने फलक केंद्रित के लिए भी देखा था कि फलक केंद्रित में क्या होता है? फलक केंद्रित एकक कोशिका में अवयव कण तो हमने देखा था कि कोने पर स्थित एक कण जो है उसका 1/8वां हिस्सा एक एकक कोशिका को मिलता है, और इस प्रकार के कुल 8 अवयव कण होते हैं, इसलिए कोनों से हमको एक अवयव कण मिलता है। फलकों में देखें तो 6 फलक थी, और फलक पर स्थित अवयव कण 2 एकक कोशिकाओं के द्वारा सहविभाजित होता है, इसलिए उसको 1/2 हिस्सा मिलता है, परिणाम स्वरूप 3 हो गए। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका में कुल अवयव कणों की संख्या होती है 1 + 3 = 4। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इस डायग्राम को एक बार वापस ध्यान से देखो। क्या हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं? समकोण त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। इसको हम a नाम दे देते हैं, इसको b दे देते हैं, इसको c
फलक का किनारा है, ये भी फलक का किनारा है, तो फलक का किनारा है, ये जो फलक का जो कोण है उसकी लंबाई हमने a मान रखी। ये क्या है, इसकी त्रिज्या है तो ये r है, ये इसकी त्रिज्या है तो ये भी r है, और बीच वाली जो है वो क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, AC, AB और BC। यदि हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाए त्रिभुज ABC में पाइथागोरस त्रिक से क्या होगा, AC स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर किससे बराबर है, लंब प्लस आधार के, लंब है अपना, लंब और आधार क्या है, AB और BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर अपन को निकालना है, BC स्क्वायर पता है, AB स्क्वायर भी पता है। AB स्क्वायर क्या है, ये AB, A का स्क्वायर, ये BC, ये BA और ये A का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर क्या हो गया, 2AB स्क्वायर। ठीक है, AC क्या हो गया, √2A, क्या हो गया, √2A। लेकिन AC जो है वो किससे बनी हुई है, वो इन गोलों से बनी हुई है, और गोलों के हिसाब से देखें तो AC की वैल्यू क्या हो गई, AC बराबर हो गया 4r, एक बार इसको लेगा, एक बार इसको लेगा और 2 बार इसको लेगा, तो AC बराबर हो गया 4r। ठीक है, तो ये जो गोलों की त्रिज्या है उसके हिसाब से AC की वैल्यू 4r हो जाती है। यदि हम यहाँ इस AC में 4r लिख दें तो ये 16 हो सकता है, हमारे पास A की वैल्यू आ सकती है, तो 4r इसके बराबर हो गया √2A। ठीक है, A क्या है, किनारे की लंबाई, अब हमें A निकालना है, A बराबर क्या हो गया, 4r बटा √2। अब √2 जब भी नीचे होता है तो अपन को उसको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है, और हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर ऊपर और नीचे दोनों तरफ √2 की गुणा कर देंगे, √2 बटा √2। √2 गुणा होकर क्या बन जाएंगे, 2, ऊपर क्या है अपने पास 4 √2r, किसकी वैल्यू है, A मतलब किनारे की लंबाई, कट जाएंगे तो खाने के A की वैल्यू क्या आ गई, 2 √2r। ठीक है, ये हमारे पास किनारे की लंबाई आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, इसमें संतुलन क्षमता कितनी है, संकुलन क्षमता निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एकक कोशिका के गोलों का आयतन बटा कोशिका का खुद का आयतन, एकक कोशिका का आयतन। ठीक है, एकक कोशिका के गोलों का आयतन बटा कोशिका का आयतन, प्रतिशत निकालना है इसलिए इनटू 100। अब गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन सूत्र होता है 4/3πr³। यहाँ गोले कितने, अभी अपन 4 थे तो गोलों की संख्या बराबर 4, तो ये हो जाएगा 16/3πr³ बटा कोष्टिका का आयतन, कोष्टिका की भुजा क्या, A, 2 √2r। अब आयतन के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन, A³ भुजा क्यूब होता है, यहाँ पहले अपन इसका क्यूब निकाल लेते हैं, तो A का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 √2r का क्यूब, इसको पूरा खोल के लिखते हैं अपन, 2 × 2 × 2 × √2 × r³ सीधे लिख लेते हैं। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ये √2 आपस में गुणा करके क्या लिख देंगे, 2, अब करो इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो फाइनली आयतन क्या हो गया, 16 √2r³। अब यहाँ पर अपन इसको लिख लेंगे 16 √2r³, ठीक है, इंटू 100, क्यों, प्रतिशत निकालना है, 8 से 8 कट गया, 16 से 16 कट गया, 3 नीचे आ जाएगा, फिर हम इसको कैसे लिखेंगे,
3 गुण और जब हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 74%। तो 74% क्या होगी? फलक केंद्रित जो घनीय संरचना है, फलक केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन क्षमता। यहाँ से सीधा एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फलक केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो हमें सीधा आंसर लिखना है 74%। अथवा बड़ा क्वेश्चन भी हो सकता है कि समझाइए फलक केंद्रित घनीय संरचना में संकुलन क्षमता कितनी होती है। ठीक है, तो जिस प्रकार ये फलक केंद्रित है उस प्रकार और भी जो है काय केंद्रित और सरल घनीय पुस्तिका, उसमें भी हमें अपने फलों के आधार पर और उसकी किनारे के आधार पर संकुलन क्षमता की परिकल्पना करनी, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।